मैंने कहा मासूमों की जान बचाई। वो मासूम कैसे मासूम थे जो आज तक धन्यवाद कहने नहीं आए। कोई सूचना थी आपके पास कि इतने लोग अंदर हैं? नहीं, हमारे पास कोई सूचना नहीं। ठीक। टीम को पता ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। तो फिर मैंने क्या किया, ग्रेनेड निकाला, पिन निकाली और मैंने जहाँ से मेरे ऊपर फायर आ रहा था मैंने उधर की तरफ ग्रेनेड लॉन्च। उसमें उसके बाद 2008 की उस घटना के बाद मार्कोस में बने रहे आप। वहाँ पे मेरी कोई वैल्यू नहीं। लाइक मुझे तो बोला जाता था कि यू आर द मैन कल्प्रिट हु स्टॉप द ग्लोरी। एक आतंकवादी को मारने में कितनी देर लगाएंगे आप? ज़्यादा 5 सेकंड, अगर गन है तो ज़्यादा 1 सेकंड। नमस्कार दोस्तों, एक इंसान जिसका एक फेफड़ा फट जाए, एक फेफड़ा काफी है जीने के लिए क्या? आपके सीने के बीच से 5 गोलियां चीरती हुई निकल जाए तो कहां रहेंगे आप? 19 दिनों तक आईसीयू में पड़े रहे, लड़ते रहे। ताजमहल होटल मुंबई पर अटैक को आज 17 साल हो गए। इस अटैक में एक इंसान ने 185 मासूमों की जान बचाई और बदले में मिला शौर्य चक्र। सरकारी उपेक्षा के शिकार भी हुए, देश की सेवा की थी। इनके साथ सरकार का बर्ताव शायद अच्छा नहीं रहा, मैं तो ऐसा ही समझता हूं। क्या आप ऐसी जिंदगी जीना चाहेंगे? खासकर मैं नौजवानों से यह सवाल कर रहा हूं, क्या यह आसान है? सोचिए, जिसके साथ ये सब हुआ वो कैसा इंसान रहा होगा, कैसा इंसान है। आज मेरे साथ वही शख्स हैं, मौजूद हैं। हम बहादुरी के किस्से भी सुनेंगे और नाउम्मीदियों की बातें भी। वो जिंदा हैं, जिंदा दिल हैं। उनकी कहानी इंसानियत का साहस बनकर खड़ी है और हम खड़े हैं आज उन जैसों की बदौलत। वो हैं हमारे साथ प्रवीण कुमार तेवतिया, एक्स मार्कोस कमांडो। फिलहाल वकालत करते हैं और वकालत करते हैं कि सैनिकों के लिए सरकार के पास बेहतर पॉलिसी बने। तेवतिया साहब, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे अच्छा लगा आप आए। आज से ठीक 17 साल पहले इस देश ने एक बड़ा अटैक देखा जो इतिहास में दर्ज है। मेरे पास, मैं आज सुनूंगा आपको, बोलूँगा नहीं, पूछूंगा नहीं। जब भी ज़रूरत पड़ेगी कुछ जानने की तो बीच बीच में आपको नज करूँगा जी। तो आपको बोलने के लिए बुलाया है, क्योंकि बात बोलने की नहीं है, बात है कि दुनिया आपको सुनना चाहती है। दुनिया उसको सुनना चाहती है। देखिए, दुनिया युद्ध, मारकाट, अटैक, आतंकवाद उसको नहीं याद रखती, न उससे बनती है। दुनिया केवल साहस को याद रखती है। जी, आपने वो साहस दिखाया है। अभी भी मैं अपनी ज़िंदगी को उसी तरह से जीता हूँ जी। और अभी मैंने अपने लिए खुद एक सेंटेंस यूज़ करता हूँ, किंग साइज लाइफ। अनएक्सपेक्टेड, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, किसी से किसी भी तरह का कोई कंप्लेंट नहीं। अपने से जो हो जाता है कर लो जी। अपने से जो जीना है वो जी लो और लाइफ को एक ब्यूटीफुल बनाओ, जितना आप अपनी तरफ से बना सकते हो ब्यूटीफुल। क्योंकि जब आप किसी के ऊपर आधारित हो जाते हो, किसी से आशाएं रखने लगते हो, तो वहाँ पर कंप्लेंट भी शुरू हो जाती है। वहाँ पर आपकी किसी से आशाएं भी जुड़ जाती हैं। जब आशाएं हैं तो उपेक्षा भी संभव है कि होगी। तो पूरे जो जीवन काल रहा मेरा 26/11 के बाद में, ऐसा बहुत सारे सैनिकों ने आज तक किया हुआ है, उनमें से मैं भी एक हूँ। मेरे पास में अपॉर्चुनिटी थी, मैंने उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ किया। मैं रूम से भागा नहीं, रूम से गया नहीं, मैं टिका। मैंने 4 टेररिस्ट का सामना किया और एक टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज़ किया। उस रूम से एक रक्षक बैग रिकवर किया गया जिसमें 500 AK-47 के राउंड्स थे, 16 हैंड ग्रेनेड थे। उनके डाइट जो कहते हैं, खाना पीना जो था, उसके अंदर वो ड्राई फ्रूट्स थे, करेंसी थी, क्रेडिट कार्ड्स थे और बराबर वाले जो चैम्बर हॉल था, आपने कहा कि सामान्य नागरिक कहें या आम आदमी वहाँ पर था ही नहीं। वहाँ पर बड़े बड़े बिजनेसमैन सभी खास थे, सभी खास थे। 4 मेंबर। मैंने कहा मासूमों की जान बचाई। वो मासूम कैसे मासूम थे जो आज तक धन्यवाद कहने नहीं आए।
वो मासूम कैसे मासूम थे? बीइंग ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उन्होंने कभी आवाज़ उठाकर नहीं कहा कि हमारे सैनिकों ने हमारी जान बचाई। वो मासूम कैसे मासूम थे कि भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन होने के बाद भी आपके अंदर एक तरुणाई नहीं आई, एक करुणा नहीं आई कि एक व्यक्ति जिसने तुम्हारे लिए गोलियां खाई और उस व्यक्ति को आज आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी किसी भी माध्यम से उसको थैंक यू भी कह सकते थे, नहीं कहा गया। बॉलीवुड के बड़े बड़ी हस्तियां उस जगह पर थीं जिनको आप दिग्गज कहिएगा, उन्होंने आज तक कभी पब्लिकली आके मेरे लिए कभी थैंक यू नहीं कहा, क्योंकि मैं अकेला व्यक्ति था उस जगह पर और पूरी टीम बाहर थी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कभी नहीं कहा कि थैंक यू, रिटर्न में कभी मुझे नहीं कहा कि थैंक यू। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो ब्यूरोक्रेट्स थे उन्होंने तो कभी नहीं कहा थैंक यू, उसमें थे सारे के सारे। तो हम किन मासूमों की बात कर रहे हैं? ह्यूमैनिटी तो बची ही नहीं है इंसानों के अंदर, स्पेशली जो उस दिन वहाँ पर लोग थे। नहीं तो आपने तो ह्यूमैनिटी के लिए काम किया ना। मैं तो आज भी कर रहा हूँ सर। मैं तो अपनी काउंटिंग ही नहीं रखता ना सर। मैं तो हमेशा, जैसे मैंने बताया, मैं ऐसा बनता चला गया। मैंने समाज को देखा, सेना को देखा, सरकार को देखा, मंत्रियों को देखा, संतरियों को देखा, सबको मैं देखता चलता आ रहा हूँ। समाज कहीं मिला आपको? कहीं ऐसा कुछ खास समाज सरकार भी नहीं मिली? सरकार तो दिखाई नहीं देती है सर। अच्छा, आते हैं उस पर। तो बतिया साहब बहुत इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं आप। मार्कोस क्या करता है? मार्कोस अपने अभी मैं ये आपके पेशे पे आपने जो किया, बहादुरी थी, उस पर आऊँगा बाद में। मार्कोस क्या, लोगों को समझना चाहिए कि क्योंकि वो पीढ़ी पता नहीं देख रही कि नहीं देख रही जिसने मार्कोस उस समय सुना था जी। मार्कोस की जनरली चर्चा हम नहीं सुनते। मार्कोस क्या करता है? 26/11 में मार्कोस का नाम कभी सामने आया ही नहीं। ये 2017 में जब मैं रिटायर हुआ, जब मैंने खरदुंगला चैलेंज 72 किलोमीटर रन किया और बीइंग एक लंग से मैंने सब वो 72 किलोमीटर लद्दाख में दौड़ा मैं, तो स्टोरी सामने आई लोगों के, तब जाके लोगों को पता चला कि 26/11 में मार्कोस भी थे। उससे पहले तो सब लोग एनएसजी, अभी भी मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ तो कहते हैं एनएसजी, क्योंकि पूरा का पूरा टीवी पर जो कवरेज हुआ, सब कुछ हुआ, रात में तो कुछ पता ही नहीं चला किसी को। और रात के 9:30 बजे के बाद से और सुबह के 8:30 से 9 बजे तक मार्कोस ने ही काम किया वहाँ पर। एनएसजी तो अर्ली मॉर्निंग 8:30 बजे के बाद पहुंची है मुंबई। तो उस बीच में क्या हो रहा था, उस बीच में ताज में क्या हो रहा था, और उस बीच में ट्राइडेंट में क्या हो रहा था, तो किसी को पता नहीं। जब ये खबर मिली कितने बज रहे थे तब? जब मैं ड्यूटी पर पहुंचा था तो 12 बजने में कुछ मिनट थे। रात के 12 बजने में कुछ मिनट थे। तो मैं अपनी ड्यूटी पर पहुंचा था, क्योंकि 12 बजे से 4 बजे तक मेरी शिफ्ट थी। और मुझे छुट्टी जाना था, तो मैं उस शाम को मार्कोस नेवी का कमांडो फोर्स है? यस, ठीक है, नेवी का 3 डायमेंशनल है। आपको खबर मिली रात के 12 बजे यस कि अटैक हुआ है, उसको हम लोगों को जाके न्यूट्रलाइज करना है या कंट्रोल करना है या मारना है, ये जो भी सरकारी आदेश होता है। सरकारी आदेश तो लिखित में तो अभी तो कुछ नहीं आया था जी, रिटर्न में कुछ नहीं आया था पीएमओ से। और जब तक पीएमओ से नहीं आता तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो ऑलरेडी जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के होम मिनिस्टर थे आर पाटिल जी, उन्होंने सीएनसी से, जो नेवी के चीफ थे, उनसे बात की थी कि हमें मार्कोस चाहिए। तब मार्कोस को डिप्लॉय किया गया था, बिना किसी रिटर्न डॉक्यूमेंट के, बिना किसी अप्रूवल के। तो मार्कोस बिना किसी अप्रूवल के गए थे ताज को बचाने के लिए, ट्राइडेंट को बचाने के लिए, सिर्फ वर्ड्स पे, शब्दों पे। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। तो जाके हमारी एक टीम पहले ही जा चुकी थी, ताज के अंदर काम कर रही थी, एक ट्राइडेंट में काम कर रही थी जी। तो वो टीम काफ़ी इनफ नहीं थी, तो उधर से कम्युनिकेशन हुआ कि और टीम चाहिए। तो मैं सेकंड टीम के अंदर था। तो जब सेकंड टीम, हम यहाँ से 2 बजे के आसपास हम लोग करंजा से निकले थे बोट से। कितने लोग? हम लोग 2 टीमें थी, करीब 16-17 लोग थे। पूरा इक्विपमेंट वगैरह लेके निकले। तो इक्विपमेंट भी हमारे पास में सब इक्विप्ड थे पूरे के पूरे। हेलमेट था ही नहीं, जो बुलेट प्रूफ जैकेट थी वो किसी काम की नहीं थी, और जो ग्रेनेड थे वो प्रॉपर नहीं थे। जो अब अप्रोप्रिएट वेपन की बात करें, क्योंकि ये CQB है, क्लोज क्वार्टर बैटल है, वहाँ पर आपको स्मॉल वेपन चाहिए, तो स्मॉल वेपन ही नहीं है पूरे, अगर जितने चाहिए उतने नहीं है। तो इक्विपमेंट प्लस हमारे पास कम्युनिकेशन सेट नहीं है जी, जिससे हम आपस में कम्युनिकेट करते हैं, वो भी नहीं है। तो ये जो सारी कमियां थी, ये कांग्रेस गवर्नमेंट में ही हुई।
क्योंकि उस समय पर जो सैनिकों का साथ में जो व्यवहार रहा है कांग्रेस गवर्नमेंट्स का लगाएं, तो उस समय पर कभी भी सेना के ऊपर इतना कभी ध्यान नहीं दिया गया और ना ही उनको पूरे के पूरे इक्विपमेंट जितने चाहिए उतने कभी नहीं मिले। अभी कुछ इक्विपमेंट बदले हैं, जैसे ग्रेनेड की बात करें तो मोदी गवर्नमेंट के बाद कुछ चीज़ें बदली हैं, जैसे कुछ ग्रेनेड्स आए हैं, नए नए इक्विपमेंट आए हैं, नई ड्रेस आई हैं, नई ब्लड प्रूफ जैकेट्स आई हैं। अब पर पर्सन वो इश्यू होने लगा है, पहले पर पर्सन था ही नहीं, पहले रैंडम था कि भैया इतने 20-25 पड़ी हैं, ले लो, एक एक उठा लो। तो अभी क्या लॉकर मिलने लगा है, एक एक बंदे के लिए अलग अलग लॉकर है कि भाई आप अपना वेपन भी, एक बंदे के ऊपर 3 से 4 वेपन रहते हैं अभी, एक पिस्टल है, एक आपका CQB वेपन हो गया, एक आपका लॉन्ग रेंज वेपन हो गया, एक आपका जो इजराइल से वेपन है हमारे कुछ वो हो गए। तो अभी इनफ वेपन ठीक है आए हैं। आपके पास इंटीमेशन हुआ, आप लोग सामान से लैस होकर चल दिए जी, एक जो भी मिला नाव में। नाव टग था। टग क्या होता है? जो शिप को जट्टी से हटाकर समुद्र तक लेकर जाता है, ठीक है, वो टग होता है। इसकी स्पीड बहुत स्लो होती है और करीब करीब 50 मिनट हमको मुंबई हार्बर तक जाने में लगे। तो करीब करीब 3 बजे तक हम ताज के अंदर थे, गाड़ी वहीं पर खड़ी थी, सेम टाइम हम लोड हुए, सीधा ताज के मेन गेट से हम लोग एंट्री की। 27 की सुबह में, 27 नवंबर की सुबह में, 27 की सुबह 3 बजे एंट्री की हम जी। उसके बाद फिर हमने वहाँ पे पूरा जो हाल देखा वो बहुत बुरा था। जो मुंबई पुलिस थी वो जगह जगह पे कवर ले रखी थी, जहाँ पे जो पिलर जो भी जगह मिली कवर ले रखी थी। हमारी टीम पूरा काम कर रही थी ऊपर, जो रेस्क्यू कर रही थी एक टीम ओल्ड हेरिटेज विंग में। फिर मैंने वहाँ पे देखा एक बंदा। आप घुसे कैसे होटल में? मेन डोर से। मेन डोर से? मेन जो आपका टावर है। कोई सूचना थी आपके पास कि इतने लोग अंदर हैं? नहीं, हमारे पास कोई सूचना नहीं थी। ठीक, कुछ भी नहीं था, कोई ब्लूप्रिंट नहीं, कोई सूचना नहीं, कुछ भी नहीं। कितने हैं कुछ पता नहीं। तो जब हम अंदर गए तो हमने देखा, मैं फिर जहाँ पे ओल्ड हेरिटेज विंग और न्यू टावर मिलते हैं नीचे कॉरिडोर में, मैं उधर ही खड़ा हो गया। तो मुझे पोजीशन दी कि यहाँ पे खड़े हो जाइए। वहाँ पे हमारे हेडक्वार्टर के कुछ लोग थे मार्कोस के, वो वहाँ पर खड़े हुए थे ऑपरेशन के लिए। वो बता रहे थे, कोऑर्डिनेट कर रहे थे ताज के स्टाफ के साथ में। तो फिर मैं पहले से? हाँ, हम हमारे जाने से पहले से, क्योंकि पहली टीम 12 बजे। आप अपनी टीम के लीडर थे? हाँ, मैं अपनी टीम का लीडर था, जो नेक्स्ट बनी है अभी आगे। उसके बाद फिर जो मैंने देखा, एक बंदा है, आंखों से पूरा आंसू है और वो कॉल पे कॉल करे जा रहा है और मुझे क्रॉस करके ओल्ड हेरिटेज विंग की तरफ जा रहा है। तो मैंने उसको रोका कि आप नहीं जा सकते, कुछ भी है उसके लिए आपके जो जितने भी लोग फंसे हुए हैं हम लाएंगे निकाल के। तो उसने कहा कि मैं फ़ोन कर रहा हूँ, मेरी वाइफ है और बच्चे हैं 6th फ्लोर पे, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। वो ताज के जनरल मैनेजर थे करमवीर सिंह कांग, जिनकी वाइफ और 2 बच्चे जी बेटे थे, 2 6th फ्लोर पे जिंदा जल के मरे थे। मैंने देखा वो उस व्यक्ति को वहाँ पे। फिर एक नई टीम बनी कि चैम्बर हॉल में कुछ 185 लोगों के आसपास कुछ फंसे हुए हैं, प्लस ताज के जो MD थे रेमंड बिक्सन, उनका ऑफिस भी चैम्बर हॉल के बिल्कुल एडजॉइंट था। उनको वो भी फंसे हुए थे वहीं पे अपने ऑफिस के अंदर, उनको भी निकालना था। तो फिर एक टीम बनी जिस टीम को मैंने लीड किया, उसका पॉइंटमैन मैं था। हम फिर स्टेयर केस से हम लोग ऊपर गए, फर्स्ट फ्लोर पे जो इनके ऑफिस थे उसमें से 8 से 10 लोग थे, उनको वहाँ से निकाला। उसके बाद हम 2nd फ्लोर जहाँ पर चैम्बर था वहाँ तक पहुँचे। तो वहाँ पे मैंने देखा कॉरिडोर है पूरा, कॉरिडोर के 2nd फ्लोर पे जो चैम्बर हॉल है, मैंने देखा सामने एक कांच का और लकड़ी का दरवाज़ा है। तो मैंने उसको अप्रोच किया उधर जाके। तो मैंने देखा उधर से कुछ अमेरिकन्स हैं और कुछ अफ्रीकन, एक अमेरिकन था और बाकी के अफ्रीकन थे। तो वो उधर से दरवाजे की तरफ आ रहे हैं। तो मैंने उनको नॉक किया और मैंने अपना आई कार्ड शो किया कि हम यहाँ पे आए हैं आपको बचाने के लिए। पूरी टीम मेरे पीछे ही थी, तो बचाने के लिए उन्होंने दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की, दरवाज़ा खुला नहीं। तो वो फिर अंदर चैम्बर हॉल के अंदर चले गए। तो हमारे जो टीम कमांडर थे उन्होंने कहा कि एक और दरवाज़ा है पीछे, एक बार उसको चेक कर लेते हैं। तो पीछे हटे हम लोग, तो पीछे एक और हॉल था, उसमें मैंने एंट्री की। तो हमारे टीम कमांडर थे, उन्होंने मुझे रोक लिया कि हॉल काफ़ी बड़ा है और हम 4 लोग हैं और अंधेरा है और हम 4 ही लोग हैं। तो मैं 4 और आधा प्रहार लेकर आ जाता हूँ, फिर हम लोग इस रूम के अंदर एंट्री करेंगे। तो मैं रुक गया। जैसे वो आए तो मुझे उन्होंने कंधे पर टैप किया, टीम कमांडर थे जो। तो उन्होंने कहा कि एंट्री करो।
तो जो भी हमारा कमांडो एक्शन होता है, कमांडो प्रक्रिया है जो, उसके तहत मैं रूम के अंदर मैंने एंट्री की। तो पूरी टीम मेरे पीछे थी, टीम कमांडर मेरे पीछे थे, टीम लीड मैं कर रहा था, टीम कमांडर मेरे बड्डी थे। तो 10 कदम मैं पहुंचा हूं अंदर, और मैं लेफ्ट साइड में मेरे दीवार है, और तीसरे या चौथे नंबर पर सिक्योरिटी हेड था, सिक्योरिटी मैनेजर था ताज का। तो मैंने उससे पूछा कि स्विच किधर है वो, तो बोला आगे ही होंगे। तो मैं आगे चलता रहा। तब तक मुझे 2 AK-47 के सेफ्टी कैच की आवाज़ सुनाई दी अपने राइट साइड से। मैं समझ गया, क्योंकि हमारा सबका वेपन तो ऑलरेडी लोड है, और वेपन हमारा सिंगल में और बस में डाला हुआ है, तो हम तो स्विच करेंगे नहीं कोई भी, हम में से तो कोई है नहीं, क्योंकि हमारी टीम पीछे है, धीरे धीरे एंटर कर रहे हैं। तो राइट साइड से मुझे जैसी आवाज़ आई तो मैं समझ गया कि 2 टेररिस्ट यहाँ पर हैं। मैं अच्छा, वहीं यहाँ पे आपको रोक रहा हूँ मैं तेवतिया साहब। ये मार्कोस की टीम नेविगेट कर रही है, और जो आसपास, होटल के आसपास जो फोर्स थे वो केवल पुलिस थी उस वक्त तक। होटल के अंदर जो पुलिस थी, आपके अलावा स्पेशल फोर्स कोई नहीं थी, आप ही लोग पुलिस थी। हाँ, पुलिस थी, सिर्फ पुलिस थी, और स्पेशल फोर्स के तौर पर आप लोग थे। मार्कोस। ठीक, आगे बढ़िए। उसके बाद मैं वहीं पे सीज हो जाता हूँ, और एक चेयर है, चेयर के मैंने सामने चेयर लगा ली अपना, थोड़ा सा फेस मैंने कवर किया, बैठा हुआ हूँ मैं, कवर किया, और मैंने आते जाते लाशें देखी होंगी वहां तक पहुंचने में? नीचे था सब कुछ, वो लॉबी में लाशें थी। जैसे हमारी जो टीम थी, जो पहली वाली थी, वो लाशें भी निकाल रही है, और वो इंजर्ड्स को भी निकाल रही है। तो कई लोगों को मैंने देखा, कई लोगों को हमने एम्बुलेंस में डाला है, पहुंचाया है सर उनको। तो हम सपोर्ट कर रहे थे तब तक नया एक्शन नहीं होता है। तो जब नया एक्शन हुआ तो हम उनको बचाने के लिए गए, उस टीम को मैं लीड कर रहा हूँ जी। तो उसके बाद मैं सीज हो गया हूँ, और जो कुर्सी का फट्टा है ऊपर वाला, वो मेरे सामने लगा हुआ है ऊपर। मैं वेट कर रहा हूँ। कितनी दूर कुर्सी का? कुर्सी तो बिल्कुल पास में थी। ओके। हाँ, छोटी सी कुर्सी थी। मैं उसके बिल्कुल थोड़ी सी, मैं कहूँ कि थोड़ी सी आड़ मान सकते लेके बैठ गए, थोड़ी सी, कि ऐसा नहीं है बड़ी है, ऐसा जो एज है वो मेरे सामने है। तो बाकी पूरी बॉडी खुली हुई है। उसके बाद मैं अपने आप को सैचुरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तब तक मुझे उधर से फ्लैश दिखाई दिया, तो मैं समझ गया कि मेरे ऊपर उन्होंने फायर कर दिया। तो मैंने भी अपना वेपन, मेरे रेडी था, ट्रिगर पे मेरी उंगली थी, तो मैंने भी अपना वेपन, मेरे पास AK थी, तो मैंने भी गोली चलानी चालू कर दी। तो 3-4 राउंड मेरे फायर हुए, इतना मुझे याद है। उसके बाद मुझे पता नहीं कि मैं कहाँ पर हूँ, कैसा हूँ, मुझे नहीं पता। उसके बाद जब गरम गरम खून मेरे गर्दन से, आप होश में थे? कुछ समय के लिए मैं अनकॉन्शियस था। ठीक। कुछ समय के लिए अनकॉन्शियस था, मुझे नहीं पता मैं कैसे गिरा हूँ, मुझे नहीं पता। उसके बाद जब मैं खुद को पाया हूँ तो मेरे कान में बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी, एक्सट्रीम लेवल की जलन थी, और जो ब्लड था वो गरम गरम गर्दन के पास से निकल रहा था, तो फील हो रहा था। और जो जलन थी उसको मुझे कम करना था। मैं साउंड नहीं कर सकता था, क्योंकि जो अपोनेंट है, जो एनिमी है, वो उसका फ़ायदा उठाएगा। तो मैं चुप रहा, शांत रहा, और सबसे पहले मैंने अपने बड्डी को ढूंढा। तो बड्डी वहाँ से गायब था। आपके साथ काम करने वाले लोग गायब थे? गायब थे, चले गए। उस कमरे में नहीं थे? उस कमरे में निकल गए थे बाहर। वो डेलिब्रेट था? डेलिब्रेट नहीं कह सकते इसको, डर के मारे? ये भी नहीं कह सकते। एक्शन, आप एकदम से कोई सिचुएशन आई, आप उसको कैसे डील कर रहे हो, ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल के ऊपर। एरर ऑफ जजमेंट भी हो सकता है? एरर ऑफ जजमेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो उस समय पर जिसको जो अच्छा लगा वो उन्होंने किया। यू कैन नॉट कंप्लेन, यू कैन नॉट आस्क। बट यू वर द head of the team. हाँ, was the head of the without your permission, without your instruction. हाँ, बिना They just ran away. Yes, you can say. Left the place. Left the place. ठीक। जबकि रोल क्या है कि एज पर द SOP, एज पर द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की हम बात करें कि आप अपने बड्डी को छोड़ नहीं सकते। आपको उसको साथ में ही लाना है, उसके साथ ही रहना है। खैर वो हुआ जो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो हुआ। तो मैंने कहूँगा ईश्वर की ऐसी ही मर्जी थी। तो मैंने मोर्चा संभाला। अब मैं उठकर भी नहीं जा सकता, क्योंकि एनिमी सामने है, मारा जाऊंगा डेफिनेटली। तो मैंने अपने आप को देखा, कहाँ पर हूँ,
दर्द को मैंने कारपेट में शिफ्ट किया, अपने पूरी 5 उंगलियां डालकर मैंने दर्द को सहा। उसके बाद मैंने सैचुरेट किया अपने आप को, और मुझे जितनी जल्दी उस कमरे में जहाँ पे आप जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, उस कमरे में आतंकवादी मौजूद है? 4 अभी जिंदा है? जिंदा है सारे जी। और मैं अकेला हूँ उस जगह पे। तो मैंने सैचुरेट किया अपने आप को, मुझे कुछ दिखाई देने लगा, तो मैंने देखा कि एक सोफा पड़ा हुआ है। कितने बजे की बात है ये मॉर्निंग है, 4:30 बजे के आसपास की बात। 4:30 बजे हल्का सा उजाला हो गया होगा? हल्का सा उजाला तो उधर की तरफ से आता, शीशे के सामने, शीशे है उधर मेरा। कितना बड़ा कमरा था? काफी बड़ा है, हॉल है पूरा, जहाँ पे डाइनिंग होती है वो था। जो चैम्बर के जो डाइनिंग है वो वही थी। ठीक है। काफी बड़ा था। तो हल्का सा उजाला भी आए तो तब तक अंधेरा ही था। तो मैं अपने आप को सैचुरेट कर रहा हूँ। सैचुरेट किया तो देखा मैंने पीछे एक सोफा है और दीवार के बीच में थोड़ी स्पेस है। तो मैं, और वो लोग बिना कोई हरकत किए चुपचाप एकदम शांत, पिन ड्रॉप साइलेंट था पूरा का पूरा रूम के अंदर। वो और उनको पता था कि एक मर गया, एक गिर चुका है, एक कमांडो है यहाँ पे। यस, उनको ये पता था मर चुका है ये, क्योंकि गोली मारी है, मैं गिरा हूँ। उन्होंने आपको चेक करने की कोशिश की? चेक अब ये चेक तब करेंगे ना जब मैं कुछ एक्शन नहीं करूंगा। मैं कुछ देर वेट करूंगा तो। अच्छा, वो प्रीएम्प्ट कर रहे थे? हाँ, पॉइंट ब्लैंक से एक होता है कि बॉडी के अंदर एक्शन है कि नहीं है। एकदम से मैं कूद कर नहीं जाऊंगा। अगर मैं भी किसी की बॉडी को चेक करूं गोली मारकर, तो मैं एकदम से, अगर मुझे श्योर है कि मेरा हेडशॉट बिल्कुल परफेक्ट गया है, और क्योंकि अंधेरा था तो अंधेरे में आपका जो शॉट है वो कितना परफेक्ट गया नहीं पता। अच्छा, वो भी संशय में थे? वो संशय में थे। लेकिन मैं नीचे पड़ा हुआ हूं तो डेड बॉडी ही दिखेगी। लेकिन एकदम से चेक करने नहीं आएंगे, डर के मारे। लगेगा, थोड़ा सा टाइम लेंगे। कोई बॉडी में मोशन ही नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, एक्शन नहीं करेंगे, तो फिर वो पक्का पॉइंट ब्लैंक से आपको गोली मार के आपको वहीं पे कंफर्म डेथ आपकी करेंगे वहाँ। उस हॉल में और कितनी लाशें थी? उस रूम में कोई लाशें नहीं थी, कोई नहीं था उसमें। हाँ, मैं था और टेररिस्ट थे। ठीक। फिर मैं वेपन को अपने थाई पे रखा, और क्योंकि मेरे सीलिंग थी, वेपन मेरे पास ही था, तो मैं वेपन को थाई पे रखा और धीरे धीरे लेटे लेटे खिसक के मैं सोफे और दीवार के बीच में अपने आप को सिक्योर किया। ये उनको समझ में तो आ रहा होगा? क्या होता है कि जो देख रहा है वो अब एकदम से खड़े होकर तो गोली मारेगा नहीं, वो टाइम लेगा, क्योंकि वो संशय में है और ज्यादा दूर है नहीं चीजें, क्योंकि मेरे हाथ में वेपन है, वो उनको पता है। अगर आपके हाथ में वेपन है तो उनको पता है आप भी गोली चला सकते हो, क्योंकि उनको गोली चलाने के लिए एक्सपोज होना पड़ेगा। मैं तो ऑलरेडी एक्सपोज हूं, मैं पड़ा हुआ हूं। अगर आप लेटे सर करे तो गोली मारना इजी नहीं है, क्योंकि आप पॉइंट ऐसे करके गोली मारोगे तो फिर आपको क्लोज रेंज में आना पड़ेगा। तो वो दूर है, 8 से 10 मीटर की डिस्टेंस तो है, तो ऐसे करके नहीं मारेंगे। 8 से 10 मीटर का डिस्टेंस तो ज्यादा नहीं होता। अब वो मारेगा तो बाहर निकल के ही ना। ठीक, जी जी। वो मारेगा तो बाहर निकल के। अब वो उस समय पे टेररिस्ट क्या सोच रहा है, मैं उसके अकॉर्डिंग जा रहा हूं कि वो निकल के गोली मारेगा। वो कवर लेके बैठा हुआ है चुपचाप, अभी देख रहा है। क्योंकि अगर किसी बंदे लेटे हुए को मारना है तो आपको खड़े होकर गोली मारनी पड़ेगी। पूरे होटल में उस वक्त यही 4 आतंकवादी थे, टेररिस्ट वही 4 थे, और वो हॉस्टेज सिचुएशन और कहीं कोई नहीं था। नहीं। और ये हॉस्टेज सिचुएशन क्रिएट करने के लिए आए थे, क्योंकि एक बहुत बड़े पत्रकार थे जिनकी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से फोन पे बात हुई, और वो जो बात थी वो हैंडलर्स कराची में सुन रहे थे। तो वो उन्होंने फिर जो हैंडलर्स थे उन्होंने उनको बोला कि बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां एक जगह पर फंसी हुई हैं, 100 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं, उनको जाके हॉस्टेज बनाओ। तो वो ओल्ड हेरिटेज विंग को छोड़कर टावर के अंदर आ चुके थे। तो उनका जो मेन एम था वो था हॉस्टेज सिचुएशन क्रिएट करना। वो वहां तक पहुंच चुके थे। वो सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ क्लियर है। क्योंकि अगर उनको मुझे गोली मारनी है लेटे हुए को, तो उनको खड़ा होना पड़ेगा और बाहर आना पड़ेगा। तो हो सकता है वो इसके लिए तैयार ना हो खड़े होकर गोली मारने के। अब बैठे हुए नहीं मार सकते आप। फिर क्या हुआ? तो फिर मैं वापस कवर लिया, कवर करके फिर मैंने अपने आप को चेक किया, तो मैंने पाया कि मेरा पूरा कान तो उड़ चुका है, मांस का लोथड़ा यहाँ पे लटका हुआ है। तो मैंने भगवान को धन्यवाद कहा सर कि हेडशॉट तब तक आपके ये नहीं लगी थी, तब तक आपके सीने में नहीं लगी थी, गोली नहीं लगी थी। तब तक यही था मेरे। फिर मैंने
मेरे पास कम्युनिकेशन सेट नहीं था कि मैं बता पाऊँ कि मैं जिंदा हूँ, मेरी पोजीशन ये है, टेररिस्ट मेरे लेफ्ट में है, मैं बता ही नहीं सकता कुछ भी, अब मुझे खुद ही लड़ना है। तो फिर मैंने सिंगल शॉट, एक बनाम चार, फिर मैंने सिंगल शॉट में उनको बताया, ट्रेंड बनाम हाफ ट्रेंड। फिर मैंने उनको अपना जो होता है ना कि साइन देना कि मैं जिंदा हूँ, तो मैंने फायर ओपन किया उनकी तरफ, तो वो समझ गए कि जिंदा है। उन्होंने फिर मैं सिंगल शॉट में मारता था, वो पूरा का पूरा बर्स्ट में मेरे ऊपर फायर करते थे। तो ये काफी देर तक चलता रहा ऐसा। बर्स्ट क्या हुआ? बस लगातार फायर। हाँ, मतलब एक बार आपने बटन दबा दिया, बस आपने एक बार ट्रिगर दबाया, आपका जा रहा है, तो वो पूरा का पूरा उस मोड में थे। उसके बाद फिर मुझे लगा कि इनको ऐसे नहीं मार सकते, तो फिर मैंने एक लास्ट डिसीजन था मेरा ये कि अगर मैं ग्रेनेड फेंकता हूँ तो उसमें मैं भी मारा जाऊंगा, उसमें चांसेस मेरे भी हैं मरने के, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था नहीं। टीम से मेरी कोई बात नहीं हो रही है, तो ग्रेनेड फेंक दिया आपने। टीम को पता ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। तो फिर मैंने क्या किया, ग्रेनेड निकाला, पिन निकाली, और मैंने जहां से मेरे ऊपर फायर आ रहा था मैंने उधर की तरफ ग्रेनेड लॉब कर, ये जानते हुए भी कि आप भी मर सकते हैं। मरूंगा ही मैं, चांसेस नहीं है सर, मेरी किसी से बात ही नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, और मैं कब तक फाइट करूंगा, क्योंकि अब ब्लीडिंग तो हो ही रही है ना सर, ब्लीडिंग तो रुक नहीं रही है। अब नॉर्मल ब्लीडिंग तो नहीं है, गन शॉट की ब्लीडिंग है, तो आपको धीरे धीरे फील भी होगा, कम ऐसा फील होगा ना, डीजीनेस जैसा ऐसा फील होने लगेगा धीरे धीरे, क्योंकि अब आपके पास पॉइजन की वजह से ब्लीडिंग हो रही है, आपके खून बह रहा है, तो उससे आपको शरीर के ऊपर तो इफेक्ट पड़ेगा ही सर। ठीक है। तो आपके सोचने और समझने की ताकत धीरे धीरे 1 घंटे बाद कम हो जाएगी। तो आपके पास में सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा है, क्योंकि आपका जो हेड है वो हार्ट से ऊपर है, तो ब्लीडिंग इतनी भी ज्यादा नहीं होगी कि आप सिचुएशन को संभाल ना पाओ। अगर वही लोअर बॉडी में होता तो हैवी ब्लीडिंग होती, क्योंकि ब्लड का फ्लो नीचे की तरफ होता। तो फिर मैंने ग्रेनेड उनके ऊपर लॉब कर दिया। वो गलती की आपने? नहीं, मैंने बहुत अच्छा किया सर। मेरे पास सबसे अच्छा वही हथियार था, ब्रह्मास्त्र था मेरे पास। ठीक है, कि अपने आप को तो शहीद करना है, लेकिन चारों को मैं लेके निपटा दूंगा। और 4 के बदले पूरा देश बचता है, पूरा होटल बचता है। 4 को मार के अगर मैं अकेला मरता हूँ, एक का बलिदान जाता है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, चलेगा। और चांसेस नहीं है मेरे पास में। दूसरी बात ये है कि मेरे पास कोई चांस नहीं है, मैं बाहर निकल नहीं सकता सर मैं। तो फिर मैंने लॉब किया और मैंने 10 तक काउंट किए सर। वो ग्रेनेड नहीं फटा, ग्रेनेड फटा ही नहीं। ओहो। और आज तक मुझे ये नहीं पता वो ग्रेनेड क्यों नहीं फटा। गालियां तो मैंने एक्सपायर हो गया होगा, यूजलेस हो गया होगा, जिससे पटाखे खराब हो जाते हैं उस तरह से खराब हो गया होगा। मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन क्या होता है ना सर, ये चीज़ें पटाखा नहीं है, वो ये ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं। अगर आपका वेपन एन टाइम पर धोखा दे जाए, रेगुलर चेकिंग नहीं है, स्टॉक है, कब आया है, कैसा है, कहाँ से आया है, तो बहुत सारी चीज़ें, वो सिस्टम की प्रॉब्लम नजर आई। हाँ, तो बहुत सारी गालियाँ दी जिसने वो ग्रेनेड बनाया था सर, बैठ कर मैंने, तेरी आज तो गाल उसको हमारे मन में आती है ना सर। नहीं, जब आपने ग्रेनेड फेंका होगा तो उस समय आपके पास कहाँ इतना एल्बो रूम था जिसमें गाली दे सकते थे आप? ना फटने के बाद तो आपके विचार आता है ना सर, नेगेटिव विचार तो आता है कि आप क्या सोच रहे तो क्या हो गया। अब आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है? आपके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। आप कितनी देर टिकोगे यहाँ पर? टीम अंदर आएगी नहीं, टीम अंदर नहीं आएगी। बाकी लोग, जब टीम आपकी वहां से चली गई, वो लोग क्या कर रहे थे उस वक्त? टीम बाहर थी, उसी एलवे में घूम रही थी, उसी में थी, पोजीशन ले। हाँ, पोजीशन पे ही है वो, जो आपके किसी काम नहीं आ सकता मेरे किसी काम के नहीं थे। इवन पूरी टीम को मैं बचाए हुए हूँ, क्योंकि जहां पर टीम है उस जगह पर बचने की या कवर लेने की कोई सुविधा नहीं है, खाली है पूरा एलवे। अगर टेररिस्ट उधर एक ग्रेनेड भी मार दें फेंक के, तो आधी से ज्यादा टीम वहीं पे मर जाएगी। ठीक है, तो ग्रेनेड काम नहीं किया। फिर उसके ग्रेनेड काम नहीं किया, तो फिर मैंने दोबारा से बस में फायरिंग शुरू की। मैं बोला ये ऐसे नहीं मानेंगे। अब तो मेरे पास
4 मैगजीन मेरे पास में फील्ड हैं, 1 मैगजीन लगी हुई है। तो मैंने सोचा जाने दो, अभी बस्ट में मारते हैं। तो बस्ट में मैंने फायरिंग शुरू की। तब तक क्या हुआ कि मेरी जो टीम थी उन्होंने सोचा कि तेवतिया अंदर हो चुका है शहीद। तो उन्होंने ताज का जो सिक्योरिटी मैनेजर था उससे पूछा कि इस रूम का एंटर और एग्जिट किधर किधर है। तो उन्होंने कहा यही एंट्री है, यही एग्जिट है, यही एग्जिट है। ओहो। तो उन्होंने क्या किया, अंदर टीयर गैस का सेल ठोक दिया, और टीयर गैस का जो सेल था वो मेरे पास ही आके एक्सप्लोड हुआ। ओ। तो उसकी वजह से मुझे सफोकेशन हुआ। सफोकेशन हुआ तो मुझे खांसी हुई तो मेरी लोकेशन जहां पर मैं हूं उनको पता है, तो उन्होंने पता चल गई। तो सीधा वो मेरे फायरिंग की, बस में फायरिंग कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि पहले तो शायद 1% चांस था, 1%, अब तो वो भी नहीं है कि अब इनसे बच सकते हो, कुछ कर सकते हो, भाई लगे रहोगे तो हो सकता है। अब तो वो भी खत्म हो चुका। तो फिर मैंने क्या किया सर कि जब एट द लास्ट कि अब क्या कर सकते हैं, तो फिर मैंने कहा कि अब या तो यहाँ बैठे हुए मरो या मार के मरो। तब मैं वहां पर सर क्या किया, मैं खड़े होकर मैंने वेपन अपने हिप पे लिया और मैंने जिधर से मेरे ऊपर गोलियां आ रही थी मैंने बर्स्ट में उधर से उनको फायरिंग की और दरवाजे की तरफ मैंने भागने की कोशिश की। एक बार डाउन करूंगा बस फायरिंग करके तो डाउन हो सकते हैं, लेकिन होंगे नहीं। इतने में भागने का वक्त मिल जाएगा, इतना थोड़ा बहुत मुझे चांसेस मिल सकता है कि मैं यहाँ तक, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसा मैं सोच रहा था कि बच के जा ही नहीं सकते, बच के नहीं जा सकते। परिस्थितियां बिल्कुल आपके खिलाफ चल रही थी, बिल्कुल सारी मेरे पूरी अगेंस्ट में थी सारी। तो उन्होंने मेरे ऊपर फर्स्ट में फायरिंग की। उसमें मुझे एक मैगजीन में घुसी सर गोली, यहाँ पे 2 मैगजीन फाड़ दी, एक रिकॉचिट हो के हार्ट के ऊपर लगी, एक कॉलर को फाड़ते हुए निकली, और एक मेरे लंग्स को मतलब चेस्ट के आर पार गोली मेरे निकली। तो मुझे पता चल गया था कि चेस्ट में गोली लग चुकी है और ब्रीथ आना बंद हो चुका था। सेम टाइम ऐसा लगा था पता नहीं किसने छाती में कुछ ऐसा ठोक दिया हो, ऐसा था कि सांस लेने में पेन, बिल्कुल खत्म। लेकिन बॉडी थोड़ी मूवमेंट में थी तो दरवाजे तक पहुंच गया। तो मैं वहाँ फिर लॉबी में जाके मैं गिरा हूँ वहाँ पे। उसके बाद मैं अनकॉन्शियस हो गया। उसके बाद मुझे लॉबी से मुझे जब निकाल के उधर से एलवे से मुझे नीचे लेकर आए, और जब मैं आपके वो साथी जो आपको छोड़ के चले गए थे, हाँ वहीं पे थे, एलवे के अंदर ही थे वो तो सारे के सारे, रूम के अंदर नहीं आए कोई भी। तो वो आपको वहां से उन्होंने आपको रेस्क्यू किया बाहर से मुझे रेस्क्यू किया। फिर मुझे वो लेकर नीचे, जब उन्होंने दरवाजा खोला है तो पूरे पत्रकार लोगों के जो कैमरे की लाइट्स थी वो मेरे आंखों पे लगी। अच्छा, होटल के बाहर, होटल के जब दरवाजे के बाहर, हाँ। तो जो कैमरे की लाइट थी जैसी मेरे आंखों पे लगी मुझे फिर कॉन्शियसनेस आई। अब उस कॉन्शियसनेस में क्या हुआ कि मेरे हाथ में वेपन था उस समय पर, तो मैं वहीं पे हूँ। तो मैंने अपने हाथ को, वेपन को पकड़ने की कोशिश की तो हाथ उठा ही नहीं पाया सर। मैं आंखें खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आंख नहीं खोल पाया। बोलने की कोशिश कर रहा हूँ तो बोल नहीं पा रहा। बस ऐसे एक होता है ना, बस है, दिमाग काम कर रहा है, कान सुन रहे हैं, एक कान सुन रहा है क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, बस आंखें बंद हैं, कोई हिम्मत नहीं है, कुछ नहीं बचा। एम्बुलेंस में मुझे डाला, मुझे याद है। फिर एक हमारा कमांडो था, उसने मुझे टिल अश्वनी तक जाते जाते मुझे सिर्फ उसने यही कहा, कहता रहा, तेवतिया डीप ब्रीथ, डीप ब्रीथ, डीप ब्रीथ। अब तेवतिया के अंदर इतनी हिम्मत है ही नहीं कि वो कुछ जवाब दे सके। उनको लगा, क्योंकि मेरे चेहरे के ऊपर पूरा ब्लड था, तो उनको लगा कि हेड शॉट ही है इसको। कितने बजे की बात रही होगी? ये मॉर्निंग 5 बजे के आसपास। तो मतलब जो भी होना था वो 2 घंटे में हो चुका था। 2 घंटे में सब कुछ हो चुका। तो कुल मिलाकर आप जो फंसे रहे वो करीब 1 घंटा से थोड़ा ज़्यादा। 1 घंटे, हाँ। ये वो ऑपरेशन तभी खत्म हो जाना था अगर वो ग्रेनेड फट जाता, या अगर मेरे पास में कम्युनिकेशन सेट होता तो मैं बता देता कि सामने की तरफ आप उस साइड ओल्ड हेरिटेज विंग में जाओ और वहां से स्नाइपर बिठाओ, वहां से इनको आप शॉट लो, मैं बता सकता था। दो गलतियां हुई, ग्रेनेड नहीं फटा, दूसरा, और सूचना तंत्र नहीं था आपके पास उस वक्त, सूचना का चैनल नहीं था, सूचना को कोई चैनल नहीं था। दूसरा, एक और गलती होटल के जो सिक्योरिटी मैनेजर थे उससे हुई। वो एंट्री एग्जिट एक नहीं था, एक और रास्ता था जो किचन में खुलता था। तो वो किचन के रास्ते से फिर वो वापस ओल्ड हेरिटेज विंग चले गए। आपका घायल होने से आतंकवादियों को ज़्यादा
विस्तृत काम करना और उसको अपने हिसाब से काम करने की आज़ादी मिल गई, क्योंकि आपकी टीम का ध्यान आपकी तरफ गया होगा और इस बीच में वो ध्यान भटके वो वहाँ निकल से गए थे, निकल गए। वो वहाँ से निकल गए थे। वो वहाँ से दूसरा एक और रास्ता था ना, हम्म, वही रास्ता नहीं था, हम्म, एक रास्ता और था जो किचन में खुलता था। हम्म, किचन के रास्ते वापस ओल्ड हेरिटेज विंग में चले गए थे। हम्म, जो इंजर्ड हुआ था उसमें उनका आतंकवादी, उसको साथ में लेकर गए वो। हम्म। उसके बाद आपको हॉस्पिटल से निकाल के ये लोग एम्बुलेंस में ले गए। होटल से निकाल के मुझे हॉस्पिटल लेकर गए फिर वो लोग। हम्म, तो मुझे फिर शाम को ऑपरेट होने के बाद में फिर मुझे होश आया, तब मुझे बताया गया कि तुम्हारी वजह से जो 185 लोग को रेस्क्यू किया गया, रक्षक बैग उस रूम से मिला और बहुत अच्छा काम हुआ है मार्कोस के द्वारा। आप अनकॉन्शियस हो गए एम्बुलेंस में, आपको एम्बुलेंस में बेहोश थे आप? एम्बुलेंस में मुझे होश था, हम्म, मैं सुन सकता था और मैं कुछ ना बोल सकता हूँ न देख सकते ना देख सकता हूँ। मुझे आवाज़ मुझे क्लियरली आ रही है कि ये आवाज़ उसकी और है। फिर दिन भर लगभग बेहोश रहे आप। होश आया आपको शाम में जब हॉस्पिटलाइज थे जी तब? जी, ऑपरेशन होने के बाद करीबन 4:30 से 5 बजे के आसपास। कौन से हॉस्पिटल में थे आप? अश्वनी, नेवी का हॉस्पिटल। नेवी का हॉस्पिटल जी है। तो ये कहानी है आपकी बहादुरी की। जी। उसके बाद आप कितने दिन हॉस्पिटल में भर्ती रहे? उसके बाद मैं 1 महीने बाद मुझे उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया था। आईसीयू में थे? आईसीयू नहीं, आईसीयू तो 19 दिन में आईसीयू में रहा। 19 दिन के बाद उन्होंने नॉर्मल वार्ड में मुझे शिफ्ट किया, जहाँ पे एनएसजी वाले कमांडोज वगैरह सारे थे, वहाँ पे शिफ्ट किया। उसके बाद मेरी जो वेट था वो धीरे धीरे और घटने लगा। आपके साथ जिन लोगों ने गोलियां खाई, जो घायल हुए, मरने की कगार पे पहुंच गए, ऐसे और भी लोग हैं? मार्कोस में कोई नहीं था, एनएसजी मार्कोस में अकेला ही। एनएसजी में एनएसजी में कुछ लोग रहे तो, लेकिन एनएसजी से हमारा कोई कांटेक्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। जब हॉस्पिटल में आप थे तो वहाँ का कोई लोकल अधिकारी, मार्कोस का बड़ा अधिकारी, कोई मंत्री बीच में आपको देखने गया सहानुभूति में, या ये कि नहीं हमारे जवान ने बड़ी बहादुरी से काम लिया है, लोगों की जान बचाई है, इसको देख के आते हैं कि इसकी तबीयत कैसी है? ऐसे कितने लोग गए आपको मिलने? मुझे सीएनसी मिलने के लिए आए, जो आपका बॉस होता है? नहीं, बॉस का भी बॉस, उस जब जो सुपर बॉस, हाँ, सुपर बॉस जो है पूरे कमांड को संभालता है, सीएनसी उसको बोलते हैं, कमांडर इन चीफ, वो मुझसे मिलने के लिए आए। 2 बार आए थे ऐसे ही। लेकिन बात ये होती है कि सर आपके जस्ट ऊपर कौन था, वो होता है आपका यूनिट का सीईओ, वो कभी मुझसे मिलने नहीं आया। दूसरा होता है आपका जो बड्डी उस समय पर आपके साथ में था, वो कभी मुझसे मिलने नहीं आया। कोई खास वजह? पता नहीं सर, मैं तो बच्चा था उस समय पे, 6.5 साल सर्विस थी मेरी। कितनी उम्र थी तब आपकी? 23 साल उम्र थी मेरी। ओहो, 23 साल का था मैं। तो मैं क्या पॉलिटिक्स को जानूं, मैं क्या जानूं किसी चीज़ को क्या होता है कैसे होता है। बट एक होता है ना कि आप जिसको जानते हो, आप सीएनसी को नहीं जानते, आप सीएनसी से नहीं मिलते, आप रोज मिलते हो अपने कमांडिंग अफसर से, अपने अधिकारियों से, अपने बड्डी से, अपने लोगों से। आपकी ज़िंदगी होटल से जब आप हॉस्पिटल गए तो आपकी ज़िंदगी बदल चुकी थी? उसके बाद बदली, जब मैं वापस यूनिट में आया शौर्य चक्र लेकर, उसके बाद तो धीरे धीरे बदली। जैसे मैं इस घटना के कितने टाइम बाद शौर्य चक्र मिला आपको? मार्च में 26 जनवरी को डिक्लेयर हो गया था। 3 महीने का फासला रहा लगभग। 26 जनवरी को डिक्लेयर हुआ तो मैं उस समय पे सिक लीव पर था। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है सर जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग कि एक यूनिट के एक सोल्जर को, एक सेलर को शौर्य चक्र मिल रहा है और आईजी पहले ही आ जाती है, आईजी आती है तो सबको पता चल जाता है, तो यूनिट में सबको पता है। तो मेरे पास में ऑफिशियली किसी का फोन नहीं आया कि प्रवीण तेवतिया को शौर्य चक्र अवार्ड हुआ है। किसी ने ऑफिशियली मुझे फोन नहीं किया। मेरा एक दोस्त उस दिन ड्यूटी पर था, उसने मुझे अनऑफिशियली फ़ोन किया कि आईजी आई है, तुझे शौर्य चक्र मिला है और शायद सीईओ वगैरह या कोई बड़े लोग तुझे फ़ोन करें। कैसा लगा जब आपको अनाउंस हुआ कि शौर्य चक्र तुमको मिला है? उस वक्त शून्यता थी सर, इतनी कुछ खास नहीं मुझे लगा। हाँ ठीक है, अच्छी बात है अगर मेरे कार्य को कुछ सम्मान मिल रहा है, ठीक था। लेकिन अब देखेंगे इसमें कि जो शहीद हो गए उनको अशोक चक्र दिया गया,
जैसे आप हेमंत करकरे हैं, सालस्कर, तुकाराम ओम्बले, उन्नी कृष्णन, बड़े बड़े जो लोग थे उनको सबको अशोक चक्र दिया गया था। अगर काम की बात करें तो काम के हिसाब से अगर आप देखते हो या फिर उपहार की तरह देखते हो तो ठीक है, क्योंकि अवार्ड के ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं होता। शौर्य चक्र के बारे में जो आपका सम्मान और इज्जत जो तब आप करते थे जब पहली बार दफा अनाउंस हुआ था, वो शौर्य चक्र के बारे में तब भी आपकी वही राय थी, अब भी वही है? पहले राय दूसरी थी, अभी काफ़ी दूसरी है। पहले क्या थी? पहले मैं ज़्यादा चीज़ों को जानता नहीं था सर, अभी मैं ज़्यादा चीज़ों को जानता हूँ। अब क्या राय है? अब एक अवार्ड है, जैसे पद्मश्री दे दिया, जैसे कुछ दे दिया, लाइन में लग के आपको मिल रहा है। अवार्ड ही होता है और क्या अवार्ड होता है बस, और कुछ नहीं है। अर्न नहीं है सर, ये आपने अपने हाथों से नहीं कमाया, तो जब अब अपने हाथों से कमाते पर ऐसा तो लगता होगा कि सरकार ने, इस देश ने, समाज ने आपको रिकॉग्नाइज किया कि आपका जो सेक्रीफाइस है वो इस लायक है कि शौर्य चक्र से आपको नवाजा जाए। सर उसके पीछे मेरा देखिए कि मेरा क्या क्या गया। मैं फिनेंशियली लॉस मेरे हुए, मेरी सैलरी कम हो गई, प्रमोशंस मेरे रोक दिए गए, मेरे जूनियर मेरे सीनियर बन गए, हेल्थ मेरी चली गई, इमोशनली मैं टूटा, फिनेंशियली मैं टूटा, लाइफ मेरी बर्बाद हुई। उसके सामने शौर्य चक्र क्या है फिर? 1,500 रुपये मिलता था शौर्य चक्र का, और कहाँ मेरा 10,000 का नुकसान हुआ। प्रमोशंस रुक गए मेरे सारे के सारे। तो आप उसमें खुश होगे बाद में, या फिर आप अपने ऊपर क्वेश्चन करोगे कि ये क्या? कभी मलाल होता है आपको कि शहीदों की इज्जत नहीं है इस देश में, जो अच्छे काम करते हैं सेना के लोग, उनकी इज्जत शहीदों की तो बहुत इज्जत है, कम है, शहीदों की तो बहुत इज्जत है। परिवार बर्बाद हो जाता है, उनके जाने के बाद परिवार उसका खामियाजा भुगतता है, जिसको कोई देखने वाला नहीं होता, जिसको आकर कोई पूछने वाला नहीं होता। कोई पॉलिसी ही नहीं है ना सर। अगर पॉलिसी हो गवर्नमेंट की, सेना की, इस तरह की पॉलिसी हो तो उस पर काम किया जाए, इम्प्लीमेंटेशन हो। कुछ पॉलिसी नहीं है इस तरह की। एक बार जो धनराशि ये वो जो भी कुछ रहता दे दा के काम खत्म कर लेते हैं, अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, और एक नारा आ जाता है, जब तक सूरज चांद रहेगा फलाने फलाने तेरा नाम रहेगा। नारा बहुत फेमस है। गन सलूट हो जाता है और मीडिया के लिए एक बाइट मिल जाती है, फ्लैग को देते हुए, पत्नी को रोते हुए, बच्चे को सलूट मारते हुए, ये जो चलता है। उनको एक बाइट मिल जाती है, एक बढ़िया सी चीज, टीआरपी के लिए सब चीजें मिल जाती हैं। लेकिन उसके साथ का जो बंदा मीडिया बायस्ड है क्या? हाँ, मीडिया बायस्ड है। लेकिन मीडिया में तो अच्छी खबरें आप लोगों के बारे में, जो लोग काम करते हैं वो छपता है, बहुत सारी खबरें छपती हैं। मेरे बारे में कब जब उपेक्षा? मेरे बारे में तो कभी छपा ही नहीं कुछ ऐसा। मेरा तो छापा भी है तो पासपोर्ट साइज का फोटो छपा है, और कसाब का 8x6 का फोटो छपा है। मैंने देखा खुद। आप देख लो, पुराने पेपर उठा के देख लीजिए। और आज भी आप देखोगे, शाम को जब न्यूज़ देखोगे तो 26/11 में कसाब ही कसाब दिखाई देगा। तेवतिया कहाँ है? जिस व्यक्ति ने अपना सब कुछ बर्बाद करके ताज को बचाया, लोगों को बचाया, उसको कितना दिखाया जा रहा है मीडिया के अंदर। आपने एक जगह कहा कि पत्रकार बिकते हैं। बिकते हैं क्या? हाँ, बिकते हैं सर। खरीद सकते हो आप। आपके पॉकेट में पैसा होना चाहिए, आप बड़े से बड़े को खरीद सकते हो। तो पैसा और पावर बहुत बड़ी चीज़ है सर। अगर मैंने अपना यूपी गवर्नमेंट से पैसे मैंने अपने निकलवाए थे, 3 साल में वो पैसे निकले थे, तो बिना घूस के तो वो भी नहीं निकले सर। उसके लिए मैंने चप्पलें घिसी, जूते घिसे, और बाद में काम पैसे से हुआ। इस बात की कोई परवाह नहीं थी किसी को कि ये किसी को कोई परवाह नहीं, कुछ नहीं सर, कोई नहीं। ऊपर से हंसते थे लोग सर। बहरा हो गया, लंगड़ा हो गया, लूला हो गया, चल नहीं पाता था ठीक से, सांस नहीं ले पाता था ठीक से। ये बताइए कि सरकार से आप क्या एक्सपेक्ट करते थे? सरकार, पहला सवाल ये। उसके बाद आऊँगा कि उसके बाद दूसरा सवाल उसके बाद, सरकार से क्या एक्सपेक्ट करते थे आप उस समय पर? जहाँ लगा कि आपको आपके साथ आप ठगा हुआ महसूस करते हैं। उस समय पर मायावती की सरकार थी। तो मैंने महसूस किया कि अगर मैं SC ST होता तो पक्का मायावती मेरे घर तक आ जाती। तो आप ठगा हुआ महसूस करते हो उस समय पर कि आप वीर नहीं, अब आप वोट बैंक को देखते हो। उसके बाद अखिलेश जी की सरकार आई, तो देखो आप, कभी नहीं, वो ही नहीं, आप वो भी नहीं, क्योंकि मैं यादव नहीं हूँ। जयंत चौधरी तो हमारे गांव के ही हैं, देखो आप, कभी आए मिलने के लिए? कभी नहीं आए। उनकी इन सब चीज़ों में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। तो होनी चाहिए ना साहब, नेता हो।
और यूपी बेल्ट से हो, वेस्टर्न बेल्ट से हो, आप उसी गांव से बिलोंग करते हो, तो आपको आना चाहिए, मिलना चाहिए उस व्यक्ति से, उसका दर्द दुख समझना चाहिए, क्योंकि वोट बैंक नहीं है सर। आपके मार्कोस में उसके बाद 2008 की उस घटना के बाद मार्कोस में बने रहे आप? बना रहा, वैसे ऐसे ही रहा सर मैं, वहाँ पे मेरी कोई वैल्यू वो नहीं भी दुनिया अलग थी? वो भी बिल्कुल चेंज हो गया था सब कुछ, बहुत बहुत बुरी तरह से मसलन? चेंज हुआ, बहुत। लाइक मुझे तो बोला जाता था कि यू आर द मैन कल्प्रिट हु स्टॉप द ग्लोरी, तुम ही वो कल्प्रिट हो जिसकी वजह से मार्कोस की ग्लोरी रुकी, क्योंकि मरने के बाद ही ग्लोरी मिलती है। अगर भगत सिंह आज जिंदा होता तो क्या आज फोटो टंगा होता उसका? ये कौन बोलता था? यूनिट में लोग बोलते थे सर, सीनियर्स? हाँ, मुझे बोला है सर, मुंह पे बोला है, मैं अपमानित किया बहुत सर। मैं घास फाड़ी है सर मैंने, झाड़ू नहीं मार सकता था एक हाथ से, तो बोले झाड़ू नहीं मार सकता, पोछा नहीं मार सकता, नेवी तुझे फ्री में पेमेंट थोड़ी देगी। कोई सिंपैथी नहीं, कोई एम्पैथी नहीं, कोई रेस्पेक्ट नहीं, नथिंग सर, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। इवन आप एक लाफिंग सब्जेक्ट हो, और लाफिंग सब्जेक्ट के अलावा आपके ऊपर सिर्फ अपमान क्या है कि तुम मरे नहीं, इस वजह से मार्कोस का नाम नहीं हुआ, नेवी का नाम नहीं। मेंटल ट्रॉमा में थे आप? नहीं, मुझे योगा ने हर जगह पे बचाया सर। मैंने 2009 में ही योगा शुरू कर दिया था सर। तो चीज़ों को मैं समझने लगा था, विजन धीरे धीरे साफ होने लगा था। खुद की फाइट इतनी थी, हर सैटरडे में हॉस्पिटल में बैठा रहता था, क्योंकि मेरे और बचे हुए ट्रीटमेंट मेरे बाकी थे। रिकंस्ट्रक्शन। आपका ट्रीटमेंट कहाँ हुआ? आपके अश्वनी में गोली खाने के बाद, बिल्कुल तार हो जाने के बाद, ये इलाज कहाँ हुआ? किसने उसका पैसा दिया? इनिशियली जो ऑपरेशन थे वो अश्वनी में हुए, लंग्स का। उसके बाद जो कान के जितने ऑपरेशन हुए, 2 ऑपरेशन मेरे अश्वनी में किए गए, बाहर से डॉक्टर बुलाए गए सर। वो ऑपरेशन अनसक्सेसफुल रहे, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो मैं उस सिविल से जो डॉक्टर आता था, मैं उसके पास ही जाता था। फिर उन्होंने कहा कि तुम हमारे पास मत आओ, नेवी में, अश्वनी में जो जितने डॉक्टर्स थे, उन्होंने कहा हमारे पास आने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप उन्हीं से कांटेक्ट करो, जो भी इन्फेक्शन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। तो मैं उस सिविल हॉस्पिटल में जा रहा हूँ, अपने पैसे लगा कर सब कुछ करवा रहा हूँ। फिर उसके बाद दवाई खरीदने, तो मैं, क्योंकि वो दवाइयाँ बाहर अश्वनी में तो मिलेंगी नहीं, तो वो जो दवाइयाँ मुझे हैं सब कुछ बाहर से खरीदनी पड़ती है। इसकी शिकायत आप अपने सीनियर से नहीं करते थे? किसके करोगे आप? किसी के पास कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है सर किसी के पास। उसके बाद फिर जब इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़े, तो फिर जब स्वेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो फिर मैंने उनसे कहा कि आप ये मेरा पूरा का पूरा जो आपने इंसर्ट किया हुआ है, आप इसको प्लीज़ निकाल दो। तो फिर उन्होंने बार वगैरह सारी चीज़ें निकाली। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे बताओ कि मेरा रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी कौन कर सकता है मुंबई के अंदर, टॉप मोस्ट डॉक्टर बताओ। मैं अपना इलाज अपने पैसे से, अपने प्रोविडेंट फंड से कराऊंगा, मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ज़िंदा रहना है, मुझे छोटी मोटी चीज़ से नहीं मरना है। उसके बाद फिर उन्होंने एक डॉक्टर का नाम मुझे दिया, जो कि बॉम्बे हॉस्पिटल में बैठते थे। मैं उनसे जाके मिला, और शॉकिंग न्यूज़ तब मुझे पता चली जब मैं उनके सामने बैठा हुआ हूँ, और जब उन्होंने फ़ोन एक हॉस्पिटल में, अश्वनी के बड़े डॉक्टर के पास में उन्होंने फ़ोन किया, जिन्होंने मुझे रेफ़र किया हुआ था किसी और को। तो उन्होंने उनसे कहा कि आपने मुझे तभी क्यों नहीं बताया था, मैं तो वहीं अश्वनी में आके इनका ऑपरेट कर देता। अब तो कंडीशन इतनी खराब हो चुकी है, स्किन इतनी डेड हो चुकी है कि मैं ऑपरेट करना भी चाहूँ तो बहुत मुश्किल है अभी, क्योंकि स्किन को इतनी बार काटा गया है कि उसके इनके सेल्स डेड हो चुके हैं। लेकिन किसी को कोई रहम नहीं आया। किसी नए लड़के को, जवान को आप राय देंगे कि जाना चाहिए, इस डिपार्टमेंट में नहीं जाना चाहिए? आपका अनुभव बुरा रहा है? मेरा अनुभव बुरा रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि फौज बुरी है सर। मेरा इससे कोई अभिप्राय नहीं है, ये पर्सनल चॉइस है। मेरी पर्सनल चॉइस थी मैं सेना में जाऊं, मेरे बड़े भाई जाट रेजिमेंट थे, उनकी पर्सनल चॉइस थी। ये पर्सनल चॉइस है, आप इसको थोप नहीं सकते, आप जबरदस्ती किसको नहीं भेज सकते, और जिसकी विश है वो जाएगा, वो नहीं रुकेगा। अभी कितना पैसा मिलता है आपको? 40,000 रुपये। इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पेंशन है ये? जी जी, सब मिलाकर। सब उसमें शौर्य चक्र है, उसमें 10,000 रुपये बैटल कैजुअल्टी भी है। और क्या क्या सुविधाएं आपको? हवाई जहाज में आने जाने का? हवाई जहाज नहीं है सर, ट्रेन में आने ट्रेन जाने में सेकंड AC हमारे लिए है। वो पास 2017 में इशू हुआ था, वो अब उसमें जगह नहीं है उसको रिन्यू। आपने मार्को छोड़ा कब?
2017 में सर। 2017। उसके बाद क्या किया? उसके बाद मैंने ताज में नौकरी की 5 महीने, वो छोड़ दी। क्या ताज में ही टाटा ने आपका इलाज भी कराया था क्या? जी जी। जब मैं उन वो किन हालात में हुए थे? तो मैं उनसे जाके मिला, फिर जो मैं डॉक्टर थे उनके मैंने बात की, तो उन्होंने करीब करीब मुझे बताया कि 4 से 5 लाख रुपए लगेंगे। तो मेरे फंड, मेरे जो प्रोविडेंट फंड था उतना था कि मैं उसको निकाल के कर सकूं। उसके बाद मैंने ताज में कुछ मेरे जानकार थे, मैंने उनसे संपर्क किया कि मेरे साथ में इस तरह से ये प्रॉब्लम हो रही है मुझे, क्या मेरा इलाज ताज सपोर्ट कर पाएगा? तो उन्होंने कहा कि बात करके हम पता करते हैं। फिर उन्होंने मुझे ताज के जो वाइस चेयरमैन थे उनसे मुझे मुलाकात करवाई, के कृष्ण कुमार थे, बॉम्बे हाउस में मैं उनसे मिला जाके। तो उन्होंने, अपने जमाने के बड़े आदमी थे, बहुत बड़े आदमी थे, टाटा साहब के राइट हैंड थे। तो उन्होंने दिल खोल के मुझे स्वागत किया कि उन्होंने कहा कि प्रवीण, ताज तुम्हारा दूसरा घर है। एक घर तुम्हारा गांव में, ताज हमेशा तुम्हारा दूसरा घर रहेगा, अभी नहीं हमेशा के लिए। कभी भी जीवन में कुछ भी समस्या आए, ताज के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हुए हैं। तो फिर वहाँ से मेरा इलाज शुरू हुआ सर। 3 बड़े ऑपरेशन मेरे बॉम्बे हॉस्पिटल में हुए। अपनी एनुअल लीव ले लेकर मैं एडमिट होता था और अपना इलाज करवाया सर। 2014 तक मेरा इलाज चला, अगस्त 2014 तक। 2 आखिरी सवाल पूछूंगा तेवतिया साहब। एक ये कि आपके डिपार्टमेंट के सीनियर्स ने, आपके यूनिट के लोगों ने आपको अपमानित किया, फेलो वर्कर्स जो होते हैं, कॉमरेड्स, कलीग्स, फेलो वर्कर के प्रति इस तरह का कंटेम्प्ट, डिसडेन, ऐसा क्यों? कल्चर है सर वहाँ पे। नहीं, जब फौज ऐसे बिहेव करेगी तो फिर कैसे काम चलेगा? पहले से कल्चर है। तो कोई बताता नहीं। बहुत लोग हैं जो नहीं बताते, उनके साथ होता रहता है, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने उसको रिवर्ट किया, मैंने रेस्पॉन्ड किया, और रेस्पॉन्ड के साथ साथ चीज़ों को समझा। वाई, ह्यूमन साइकी क्या है, ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसको समझने में मैंने ज़्यादा अपना समय क्यों करते हैं? दबाने की कोशिश होती है। जूनियर है, एक डिसेबल्ड है, तो उसको ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे दबाइएगा आप। शौर्य चक्र है तो दूसरा आदमी इनसिक्योर फील करता है कि इसको तो एवं ही मिल गया, पड़ा हुआ था। वहाँ पर बहुत लोग आते थे, बॉलीवुड से भी लोग आते थे उस जगह पर, हमारे यूनिट में क्रिकेटर्स भी आते थे। तो हमेशा मुझे पता क्या बोलकर मिलवाया जाता था, ये है जिसको ताज में गोलियां लगी। मेरे काम को कभी बताया ही नहीं गया कभी सर। तो वो मुझे उपेक्षा लगती थी। ऐसे लगता है जैसे उसके गेट पे खड़े थे और गलती से गोली लगी। मेरे काम को तो बताओ। मैंने 185 लोगों को बचाया, अडानी को बचाया भाई, मैंने सही परिचय नहीं है। अडानी को मैंने बचाया है। 185 लोगों में 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, तुम तो बाहर थे, तुम्हारी जान मैंने खुद बचाई है। ये क्यों नहीं कहते हो? अच्छा, आप क्या चाहते हैं सरकार क्या करे आपके लिए भी, और सिस्टम ठीक करने के लिए, और काम करने की जो कल्चर है जिसका एग्जाम्पल आपने दिया, उसको ठीक करने के लिए सरकार क्या करे? सर बहुत बहुत बड़ा फील्ड है। डिफेंस पॉलिसीज को रिव्यू किया जाए। डिफेंस पॉलिसीज के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जो बीच में खाई है जवान और अधिकारी के बीच में, उसको कम करना चाहिए सर। वो बहुत बड़ी खाई है। अगर जब मैं बात करूं बैटल कैजुअलिटी, मैं हूं, सेम परसेंटेज मेरा है, मुझे 10,000 मिलता है। सेम परसेंटेज अधिकारी का है, उसको 60,000 मिलता है। एक मेजर को मेरे से ज़्यादा 10 कितना गुना हो गया, एक 60,000 अब लगाइए। तो ये बीच में खाई है। उस बंदे के प्रमोशंस नहीं रुकने चाहिए, उसको स्पेशल ट्रीट करना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी लाए कि भाई उसको क्या क्या चीज़ उसके रिक्वायर्ड हैं, उसको जॉब के लिए कहाँ कहाँ पर अप्लाई कर सकता है, उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खोले। अब मुझे बोला गया कि मुझे एग्जाम दो जी, एग्जाम दो, एग्जाम देकर आपको नौकरी मिलेगी। मैं क्यों दूं एग्जाम भाई? उस दिन तब क्यों नहीं बोला? बाकी आपकी 15 लाख फौज थी, उसमें से सिर्फ 14-15 बंदे को सेलेक्ट करके आप यहाँ पर लेकर आए। उनमें से एक बंदे को गोली लग गई, एक बंदा डिसेबल हो गया, उसके लिए आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, आपके पास उसके लिए कोई खाली जगह नहीं है। जबकि एक कर्नल मरता है लद्दाख में, उसकी वाइफ को आप उठाकर A क्लास जॉब दे देते हो। आपका मन खट्टा है सरकार से? मेरा मन खट्टा नहीं है सर। मेरा मन है कि मैं पॉलिसीज पे काम करवाऊं। मेरा मन है कि मैं बैठकर बात करूं, यार इस तरह से नहीं चलेगा। देश का सैनिक इस तरह से रहेगा तो देश तो डूब जाएगा। किसी से बात की आपने सरकार में? मैंने बहुत कोशिश की सर, लेकिन हर बार फेल हुआ। किससे मिले आप? मिलना ही कहाँ होता है सर। PA से बात होती है तो पैसे मांग लेके बैठ जाते हैं। मंत्री जी से मिलना है तो पैसे लगेंगे आपको। बोलते हैं? हाँ जी।
प्रधानमंत्री से मिलने की कोशिश क्यों नहीं करते आप? मैंने लेटर लिखे सर, हम्म, कई बार मैंने लेटर लिखे, कम से कम 200 से ऊपर बार मैं तो पीएम में फ़ोन कर चुका हूँ कि मैं किताब भेंट करना चाहता हूँ। कोई आंसर नहीं आया सर। जबकि एक जो 75 दिन चैलेंज करता था उससे जाके मोदी जी मिल रही है, किसी की वीडियो वायरल होगी उससे मोदी जी मिल रही है, या कोई ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट लेकर आ गया उससे मिल रही है। अरे भाई, वो गोल्ड मेडलिस्ट लाया किसके बदौलत है? जब तुम्हारा देश सुरक्षित है, वो सुरक्षित है तभी तो लाया है ना। उसके बदले किसी व्यक्ति ने गोलियां खाई हैं। अगर आप यहाँ पर बैठकर बेहतर सांस ले रहे हो, बेहतर बिजनेस कर पा रहे हो, तो आपके लिए कोई ना कोई गोली खा रहा है। उस व्यक्ति से मिलने में क्या दिक्कत थी आपको? आप खुश हैं? बहुत खुश हूं सर। मैंने बोला ना, किंग साइज लाइफ है मेरी। लाइफ हमेशा किंग साइज रहेगी, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। जब होना होगा, वो तय करेगा। वकालत कैसी चल रही है आपकी? बहुत मजेदारी सर। आज मैं सैनिकों के लिए खड़ा होता हूँ सर, मैं बड़ा मजा आता है सर। बच्चे कैसा कर रहे हैं आपके? बच्चे बेहतर करेंगे सर मेरे, आपके पेरेंट्स बहुत बेहतर करेंगे। आपके पेरेंट्स हैं? फादर जून में एक्सपायर हो गए सर, मदर हैं, बहुत प्यार करती है। ये देश से कोई शिकायत है आपको? समाज से है सर। समाज से है। समाज सैनिकों को एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि उसके पीछे के कारण वही है, रिजिडनेस है, समाज की अलग सोच है। सैनिकों के प्रति अच्छी सोच कभी है ही नहीं समाज के अंदर, कभी नहीं रही है। हमेशा मुझे बोला गया कि तुम्हें तो गोली खाने का ही पैसा मिलता है, मरने का ही तुम्हें पैसा मिलता है। मैं कहता हूं मुझे मारने का पैसा मिलता है भाई। मैं मारने के लिए स्किल्ड हूं, मरने के लिए स्किल्ड नहीं हूं मैं। एक आतंकवादी को मारने में कितनी देर लगाएंगे आप? ज़्यादा 5 सेकेंड, अगर गन है तो ज़्यादा 1 सेकेंड। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तेवतिया साहब। बहुत बहुत धन्यवाद।